Hello everyone and welcome to this series based on UPSC CSE previous year questions। नमस्कार साथियों, यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे 15 मिनट के अंदर। पहला क्वेश्चन आज मैं आप सभी के साथ विश्व इतिहास के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अमेरिकी क्रांति के ऊपर लाया हूं। आइए इस क्वेश्चन के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन was essentially an economic revolt against mercantilism, critically examined। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अमेरिकी क्रांति कैसे मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट में उठा एक विद्रोह था, कैसे अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक संघर्ष था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढोगे तो सबसे पहले आप लोगों को मर्केंटिलिज्म वर्ड का थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। देखिए मित्रों, मर्केंटिलिज्म जिसको हिंदी में वाणिज्यवाद बोलते हैं, यह एक ऐसी विचारधारा है जो व्यापारिक नियंत्रण, ट्रेड पे कंट्रोल की बात करती है। मतलब एक देश जो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, व्यापार का रेगुलेशन, व्यापार का संचालन करता है, जब उस पर कंट्रोल करने की बात हो, उस पर नियंत्रण करने की बात हो, तब आप उसे मर्केंटिलिज्म बोलते हो। आपने सुना होगा 2018 में अमेरिका और चाइना के बीच में एक व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई थी, एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो अगर आप उस ट्रेड वॉर का गहराई से परीक्षण करते तो ट्रेड वॉर की शुरुआत भी तो डोनाल्ड ट्रंप की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने की पॉलिसी से उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो आयात और जो निर्यात है उसको कंट्रोल करा जा सके अमेरिका के हित में। तो जब भी कोई भी एक देश दूसरे देश में या अपने खुद के देश में व्यापारिक नियंत्रण की बात करता है, तब आप उसे मर्केंटिलिज्म बोलते हो, तब आप उसे वाणिज्यवाद बोलते हो। अब यह बात अलग है कि वो व्यापारिक नियंत्रण क्यों होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दरअसल जब आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में कि अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक संघर्ष थी, मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट था, तो आपको उत्तर लिखना था कि कैसे अमेरिकी वासियों ने आर्थिक नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्योंकि मर्केंटिलिज्म का मतलब तो ट्रेड कंट्रोल से है ना, तो आपको बताना था कि क्यों अमेरिकी वासियों ने ट्रेड कंट्रोल के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और क्यों अमेरिकी वासियों ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दे दिया। मित्रों, जब आप अमेरिकी क्रांति का अध्ययन करोगे तो अमेरिकी क्रांति के बारे में, मतलब अमेरिका वासियों की जो भावना थी ना ब्रिटेन की तरफ, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्रूर इच्छाधारी मां। क्रूर इच्छाधारी मां। ब्रिटेन अमेरिका के लिए एक ऐसी मां थी जो बड़ी क्रूर थी, लेकिन मां के क्रूर होने के बावजूद भी अमेरिका ने पूरे हृदय से अपनी मां का स्वागत किया और एक तरीके से ब्रिटेन की छत्र छाया में अमेरिका आगे बढ़ने को तैयार था। भारत के लोगों के मन में 1857 की क्रांति के समय जो डिस्कंटेंट था ना, जो असंतोष था, वैसा कोई डिस्कंटेंट अमेरिकी वासियों के मन में नहीं था। उनको अगर अपनी क्रूर इच्छाधारी मां ब्रिटेन से कोई दिक्कत थी तो वो केवल यह थी कि वो क्यों आखिरकार हम पे ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं, व्यापार पे नियंत्रण कर रहे हैं। अमेरिकी वासियों की मुख्य समस्या ब्रिटेन के द्वारा आर्थिक नियंत्रण करा जाना था, ट्रेड कंट्रोल किया जाना था, और जब ब्रिटेन ने इन पॉलिसीज को वापस नहीं लिया तब अमेरिका वासियों ने क्रांति कर दी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अमेरिका की क्रूर इच्छाधारी मां ने, मतलब ब्रिटेन ने, उनके ऊपर व्यापारिक नियंत्रण करने का प्रयास किया। देखिए मित्रों,
इस कहानी की शुरुआत होती है 1651 में, 1651 में। तो क्या होता है कि 1651 में ब्रिटिश के द्वारा अमेरिका में एक नेविगेशन एक्ट लाया जाता है और पूरी अमेरिकी क्रांति की जड़ ही यह थी। तो फिर आपके मन में एक और प्रश्न आना चाहिए कि सर, अगर नेविगेशन एक्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर इस नौ परिवहन कानून के खिलाफ अमेरिका वासियों ने 1651 में ही क्यों विद्रोह नहीं कर दिया? उनको इतना समय क्यों लग गया? उनको मतलब लगभग 100 सालों का समय क्यों लग गया? सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार यह नेविगेशन एक्ट क्या था। इस नेविगेशन एक्ट के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर आर्थिक नियंत्रण करना चाहा, इकोनॉमिक कंट्रोल करना चाहा, और ब्रिटिश ने अमेरिका के साथ यह शर्त रख दी कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में या अमेरिका का दूसरे देशों से जो भी व्यापार चलेगा वो केवल ब्रिटिश शिप्स में ही होगा, वो केवल ब्रिटिश जहाजों में ही होगा। तो यह एक आवश्यक शर्त थी कि ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से, ब्रिटिश शिप्स के माध्यम से ही अमेरिका में व्यापार हो सकता था। और दूसरी शर्त यह थी कि ब्रिटिश जहाजों में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें से 60% व्यक्ति ब्रिटिश ही होंगे। तो नेविगेशन एक्ट के तहत अमेरिका में चलने वाले व्यापार में ब्रिटिश ने इंटरवीन करने की कोशिश करी और एक कंट्रोल करने की कोशिश करी कि जितना भी व्यापार होगा वो केवल ब्रिटिश शिप्स में होगा और 60% तक की वर्कफोर्स, 60% तक कर्मचारी उसमें अमेरिका के नहीं होंगे बल्कि ब्रिटेन के होंगे। तो यह एक प्रकार का ट्रेड कंट्रोल था। लेकिन मित्रों, आखिरकार ये जब 1651 में ट्रेड कंट्रोल आया तो इसमें अमेरिकी वासियों को इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि मित्रों, ब्रिटेन ने कई समय तक अमेरिका के लिए एक पॉलिसी फॉलो करी जिस पॉलिसी को आप लोग सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी के नाम से जानते हो। इस सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी में आखिरकार क्या होता था? तो सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें थियोरेटिकली, सैद्धांतिक रूप पे तो चीजें लिखी हुई हैं कि हां भाई, जितना भी व्यापार होगा वो केवल ब्रिटिश जहाजों में होगा और उनमें काम करने वाले 60% कर्मचारी भी ब्रिटिश होंगे। यह थ्योरी में थी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का नहीं था। मतलब एक प्रकार से 1651 में जो नेविगेशन एक्ट आया, जो अमेरिका के ऊपर ट्रेड कंट्रोल की बात कर रहा था, ब्रिटेन ने उसके प्रति एक लंबे समय तक सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी को इस्तेमाल किया, जिसके अंतर्गत वो सिद्धांत में तो था, वो थ्योरी में तो था, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं था। मतलब अमेरिका ने एक तरीके से नेविगेशन एक्ट की पॉलिसी को नेग्लेक्ट करा। हालांकि यह था तो सही कानून, लेकिन यह कानून का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं था। ब्रिटेन ने सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी को इस्तेमाल किया। अब अमेरिका वासियों को कानून होने के बावजूद भी एक लंबे समय तक स्वतंत्रता का उपभोग करने का मौका मिला। एक लंबे समय तक उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय किया। ये जो एक्ट था वो केवल थ्योरी में था, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं था। अचानक से जब ब्रिटेन ने 1763 के बाद इस एक्ट को अमेरिका के ऊपर थोपना चाहा, तो अमेरिका वासियों को अपनी स्वतंत्रता खतरे में लगने लगी और उन्होंने इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जो एक्ट 1651 में नेविगेशन एक्ट लाया गया था, उस नेविगेशन एक्ट को जब कठोरता के साथ ब्रिटेन ने अमेरिका पे थोपना चाहा, तो अमेरिकी वासियों ने क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया। हालांकि नेविगेशन एक्ट पहले भी था, लेकिन ब्रिटेन ने लंबे समय तक सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी को अपनाया। अमेरिकी वासियों को लंबे समय तक स्वतंत्रता उपभोग करने का अवसर मिला, इंडिपेंडेंस एंजॉय करने का मौका मिला। अब यह तो वही बात हो गई कि अचानक से लॉकडाउन में
अगर कोई बच्चा अमेरिका से पढ़ के आया हो और पिता की किराने की दुकान हो और अमेरिका रिटर्न बच्चे से यदि पिता कहेंगे कि तू मेरे किराने की दुकान को आज से संभाल, कोविड के चलते अब तू अमेरिका का सपना भूल, यही किराने की दुकान तेरे जीवन की सच्चाई है, तो उस बच्चे ने तो एक लंबे समय तक स्वतंत्रता का उपभोग करा था। अब यदि उस पे अगर टाइट कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी तो होगी, रेस्टलेसनेस तो आएगी। उसी प्रकार से नेविगेशन एक्ट जो पहले थ्योरी में था, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं था, ब्रिटेन ने सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई। लंबे समय तक अमेरिका ने सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी अपनाई। अब जब ब्रिटेन ने आर्थिक नियंत्रण करने का प्रयास किया तो अमेरिकी वासियों के अंदर बेचैनी हुई और उन्होंने इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ट्रेड कंट्रोल के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्योंकि यह नेविगेशन एक्ट भी तो एक प्रकार का ट्रेड कंट्रोल था, व्यापारिक नियंत्रण था। अब देखिए मित्रों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि ब्रिटेन को 1763 के बाद ग्रेनविले सरकार को, ग्रेनविले उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और राजा थे जॉर्ज था। तो आखिरकार ग्रेनविले की सरकार को क्यों 100 सालों बाद इस नेविगेशन एक्ट को थोपना पड़ा? क्योंकि मित्रों 7 ईयर वॉर जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, उसने ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बड़ी बेकार कर दी थी। हालांकि ब्रिटिश इस युद्ध को जीते थे, लेकिन एक बात कही जाती है, युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान दोनों पक्षों को होता है। क्योंकि सेना का तो दोनों का लॉस होता है, पैसे का भी दोनों का लॉस होता है। तो वॉर जो होते हैं वो बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर होता है। तो 7 वर्षीय युद्ध में जीतने के बावजूद भी ब्रिटेन की आर्थिक हालात बड़ी कमजोर हो गई थी और अपनी इसी आर्थिक हालात को सुधारने के लिए उन्होंने 1763 के बाद अमेरिका के ऊपर नेविगेशन एक्ट थोपना चाहा और 1765 में उन्होंने अमेरिका में स्टाम्प एक्ट थोपना चाहा। तो जब यह आर्थिक नियंत्रण आने लगे एकदम से, क्योंकि एक लंबे समय तक उन्होंने स्वतंत्रता का उपभोग किया, लेकिन जब यह आर्थिक नियंत्रण आने लगे तो अमेरिकी वासियों ने स्टाम्प एक्ट के खिलाफ स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का नारा दे दिया और उसमें एक प्रसिद्ध नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराता नहीं। तो जब एक लंबे समय तक स्वतंत्रता का उपभोग करने के बाद ब्रिटेन ने कठोरता के साथ नेविगेशन एक्ट को थोपना चाहा और 1765 में स्टाम्प एक्ट को थोपना चाहा, तो अमेरिकी वासियों ने विद्रोह कर दिया। दिस इज हाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म, और वी कैन से दैट अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रेड कंट्रोल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी या ब्रिटिश के आर्थिक नियंत्रण के खिलाफ एक विद्रोह थी, क्योंकि मर्केंटिलिज्म का मतलब आर्थिक कंट्रोल से होता है। अब जब आप यूपीएससी में इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हो तो आप कैसे कर सकते हो? आप चाहो तो सबसे पहले मर्केंटिलिज्म की डेफिनेशन दे सकते हो, उसके बाद आप बताओ कि कैसे स्थिति बदली, एक लंबे समय तक कैसे अमेरिकी वासियों ने स्वतंत्रता का उपभोग किया। उसके बाद आप बताइए कि लंबे समय तक ब्रिटेन की सैल्यूटरी नेग्लेक्ट की पॉलिसी ने अमेरिका वासियों के मन में क्या प्रभाव डाला था। उसके बाद आप बताइए अचानक से जब अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन ने वो 7 ईयर वॉर के बाद नीति को थोपा तो अमेरिकी वासियों के अंदर बेचैनी हो गई। उसके बाद आप बताइए कि किस तरीके से 1765 में स्टाम्प एक्ट और नए नए टैक्स अमेरिका के ऊपर आरोपित किए जाते हैं, और आप यह सिद्ध कर दीजिए कि आर्थिक नियंत्रण के खिलाफ ही अमेरिका ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका ने मन से अपनी क्रूर इच्छाधारी मां को सम्मान दे दिया था, मान लिया था कि भले क्रूर है लेकिन इच्छाधारी मां तो है। लेकिन जब उन्होंने व्यापारिक नियंत्रण करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्रांति कर दी। और मित्रों एक और बात याद रखना, इस क्वेश्चन में आप एक और बात लिख सकते हैं। मित्रों एक आम अमेरिकी व्यक्ति भी ब्रिटिश व्यक्ति की तरह स्वतंत्रता की भावना से परिपूर्ण था। मतलब जैसे एक ब्रिटिश मूल का व्यक्ति, ब्रिटिश ओरिजिन का व्यक्ति, वो कुछ प्रबोधन के विचार से प्रभावित था, एनलाइटनमेंट के थॉट से प्रभावित था, स्वतंत्रता की बात करता था। अमेरिका के लोग भी
ब्रिटिश ओरिजिन के व्यक्ति की तरह उन भावनाओं से प्रेरित थे, क्योंकि आखिरकार वो कौन लोग थे जो अमेरिका में आके बसे? तो वो तो दरअसल ब्रिटिश ही थे जो अमेरिका में आके बसे। जब अमेरिका में 13 कॉलोनीज में जो लोग आके सेटल हुए, उनमें से अधिकतर तो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। तो अगर ब्रिटेन में बात चलती प्रबोधन की, तो वो विचार अमेरिका में भी थे। इसलिए आप लोगों को यह भी याद रखना है कि स्वतंत्रता की जो भावना थी, उससे अमेरिकी वासी भी परिपूर्ण थे। और जब ब्रिटेन ने उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहा, उनको अपनी स्वतंत्रता पे खतरा लगा, भले ही वो व्यापारिक नियंत्रण हो, तो अमेरिकी वासियों ने विद्रोह कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। इसी प्रकार की 5 वीडियोस आप लोगों को हर माह मेरी ओर से प्राप्त होती रहेंगी। अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहना और इस सीरीज का फीडबैक मुझे जरूर देना। अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी, या यह भी कहा जा सकता है कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश के ट्रेड कंट्रोल के खिलाफ एक विद्रोह थी। बहुत बहुत धन्यवाद।